हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। बच्चों डीपी पाठशाला में आपको डीएलएड के सभी विषयों को पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही सरल भाषा, एकदम आसान भाषा में और एकदम एग्जाम के हिसाब से। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर लें। वहां पे हम नोट्स के पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान थर्ड सेमेस्टर का क्लास 5। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। हम पहले लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, उसके बाद से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था शाहजहां के बारे में। ठीक है, शाहजहां के बारे में हमने पढ़ा था। तो शाहजहां के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। ठीक है, लाहौर में हुआ। असली नाम उनका कौन क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम सिंहासन रोहन उनका 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ। मुख्य स्थापत्य यानी ताजमहल उन्होंने बनाया। स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर। ठीक है, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। ठीक है, ये चार इन्होंने चीजें बनाए प्रमुख। ठीक है, विजय इन्होंने दक्खन, अहमदनगर, कंधार और गोलकुंडा। ठीक है, पत्नी इनकी कौन थी? मुमताज महल, जिनकी याद भी इन्होंने बनवाया था ताजमहल। अंतिम दिन इनका औरंगजेब द्वारा कैद कर दिया गया था। इनकी मृत्यु 1666 में हो गई थी। ठीक है, विरासत स्थापत्य का स्वर्णयुग, गोल्डन एज और मयूर सिंहासन जो थे इसकी विरासत थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं, आज की टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब एक शासक था। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब की। ठीक है, तो नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, अगर नहीं सुना तो आज सुन ही लोगे, समझ भी लोगे ये कौन थे और इन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि क्लास आज की आपकी अच्छी खासी रहेगी। ठीक है, इतिहास की। चलो फिर परिचय की बात हम लोग करते हैं कि औरंगजेब का परिचय। तो औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? औरंगजेब का पूरा नाम मुअज्जम मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। समझे, ये इनका इतना बड़ा नाम था, मुअज्जम मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। समझे, ये इनका नाम था। बाप रे, कितना लंबा नाम है ना, लेकिन काम भी इनके इतने ही जितना बड़े हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनके काम वगैरह सारी चीजें, इंट्रोडक्शन अभी। तो जन्म हम देख रहे थे, तो जन्म इनका कब हुआ? 3 नवंबर 1618 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। दाहोद गुजरात में इनका जन्म हुआ। पिता इनके कौन थे? शाहजहां। कौन थे पिता? वही ताजमहल वाले जो शाहजहां थे, उन्होंने ही, वही उनके पिता थे। ठीक है, माता इनकी कौन थी? माता मुमताज महल, जिनकी याद में ताजमहल बना। ठीक है, ताजमहल देखो इस तरीके से आपको बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए सब चीज। सिंहासन रोहड़ इनका 1658 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। ठीक है, दिल्ली में 1658 में हुआ। और इनकी मृत्यु जो थी तो 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है बच्चों, यानी क्या इससे पता चलता कि लगभग 89 साल की लंबी पारी इन्होंने खेली थी। ठीक है, 89 ईयर्स। ठीक है, सोचिए इस जमाने में इतनी लंबी उम्र होती थी, है कि नहीं। तो इनका परिचय में क्या था? इनका पूरा नाम मुअज्जम मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, इतना बड़ा नाम था। इनका जन्म आपका 3 नवंबर 1618 ईस्वी में दाऊद गुजरात में हुआ। और पिता शाहजहां थे, माता मुमताज महल वाली थी। और सिंहासन रोहड़ आपका 1658 में आपका दिल्ली में। और मृत्यु इनकी 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में। ठीक है, 89 वर्ष की लंबी पारी इन्होंने खेली थी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अब इनकी शिक्षा, बचपन और शिक्षा के बारे में। ठीक है, बचपन और शिक्षा के बारे में। तो ये बचपन से ही सीरियस थे। क्या थे? सीरियस थे। औरंगजेब का बचपन से ही गंभीर स्वभाव था, यानी सीरियस नेचर थे। ठीक है बच्चों, तो इनका नेचर जो था वो बहुत गंभीर था। बाकी बच्चे जो थे वो खेलते कूदते थे, लेकिन ये पढ़ाई और सीखने में लगे रहते थे। समझे, इसलिए इनका जो नेचर था वो एकदम गंभीर स्वभाव का था, सीरियस नेचर था। उन्हें धार्मिक शिक्षा यानी रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ युद्ध, वेलफेयर और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का भी ज्ञान दिया गया। समझे,
तो हर चीजों का उन्हें ज्ञान दिया गया। उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिला बल्कि युद्ध और प्रशासन की भी ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, ये फ्रांसी यानी पर्शियन, अरबी और इस्लामिक कानून यानी इस्लामिक लॉ को अच्छा ज्ञान था इन्हें। ठीक है, तो इनको पर्शियन, अरबी और इस्लामिक कानून के बड़े जानकार थे ये, यानी सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानते थे, दिमाग भी खूब चलता था इनका। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब, जिसको पागल भी बोलते थे लोग ना। आगे हम पढ़ते हैं सत्ता प्राप्ति, इसको कैसे सत्ता इसको मिली, राइज टू पावर। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, असली में क्या हुआ था कि जब 1657 में जहांगीर बीमार पड़े थे, और फिर क्या होता, उनके चारों बेटों में शुरू हो गई थी सत्ता की जंग। ठीक है, जहांगीर जैसे बीमार पड़े तो सत्ता की जंग उनके चारों बेटे में हो गई। एक तरफ से दारा सिको, जो शाहजहां का सबसे चहेता था, सबसे बड़ा बेटा था। फिर उसके बाद से शाह शुजा और मुराद बख्श और हम ये जो औरंगजेब था। ठीक है, ये चारों में आपस में जंग होने लगी। तो 1658 ईस्वी में हुआ एक जबरदस्त युद्ध। क्या हुआ, एक जबरदस्त युद्ध हुआ, सोमगढ़ का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ, सोमगढ़ का युद्ध हुआ। ठीक है, औरंगजेब ने दारा सिको को हराकर सत्ता प्राप्त कर ली। ठीक है, दारा सिको को हरा करके, बड़ा वाला बेटा था जो सबसे चहेता था शाहजहां का, उसको हरा करके अपने को सत्ता को हथिया लिया। ठीक है, और अपने पिता शाहजहां को उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। समझे, तो सोचिए, अपने ही पिता को कैद कर लिया गया और सिंहासन में बैठते ही इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि धारण की, आलमगीर, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। समझे, आलमगीर। तो शाहजहां को आगरे किले में कैद कर दिया गया और औरंगजेब ने आलमगीर की उपलब्धि धारण की, जिसका अर्थ है विश्व विजेता यानी कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया बच्चों। तो 1657 ईस्वी में, 1657 ईस्वी में जहांगीर बीमार पड़ा, जिसके बाद शाहजहां के 4 पुत्रों में विद्रोह चारों पुत्र में संघर्ष हुआ। दारा सिकोय, राजा शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। 1658 में सामूगढ़ की युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिको को हराकर सत्ता को प्राप्त कर ली, और सत्ता प्राप्त करते ही शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया गया। ठीक है, औरंगजेब ने आलमगीर की उपलब्धि धारण की, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता यानी कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं, बता देता हूं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको नोट्स, सभी प्रकार के PDF आपको फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। शासन और उपलब्धियां के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, शासन और उपलब्धियां। ठीक है, आलमगीर ने क्या क्या किया। आलमगीर अपने नाम तो औरंगजेब को भी बोला गया। ठीक है, विश्व विजेता। तो चलिए बात करते हैं आपके औरंगजेब के शासनकाल की। तो इन्होंने क्या क्या किया ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला था विस्तारवादी नीति। क्या था, विस्तारवादी नीति यानी एक्सपेंसिव पॉलिसी। तो औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया। समझे, साउथ इंडिया तक कर दिया। ठीक है, इससे दिल्ली में बैठकर खुश नहीं था। समझे, दिल्ली भर में खुश नहीं था। इन्होंने मुगल साम्राज्य को दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया तक फैलाया था। ठीक है, उसने बीजापुर, क्या था, बीजापुर, गोलाकंडा और मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया। ये तीनों साम्राज्य पे इसने अटैक कर दिया। ठीक है, उनको सब बीजापुर, गोलाकुंडा और मराठा साम्राज्य पर भी इसने हमला किया। ठीक है, उसने असम, बंगाल और अफगानिस्तान तक मुगलों को प्रभुत्व स्थापित किया। समझे, यानी कि असम और बंगाल और अफगानिस्तान तक मुगलों का झंडा इसने गाड़ दिया। समझे, वाकई विश्व विजेता बनने की पूरी कोशिश की थी इसने। समझे बच्चों, ये क्या औरंगजेब था। औरंगजेब को आपको विश्व विजेता यानी आलमगीर के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की थी यानी कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आया। तो औरंगजेब ने ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं अब आगे की तरफ। तो औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार आपका साउथ इंडिया में किया, दक्षिण भारत तक, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा पे भी इसने आक्रमण किया, और आसाम, बंगाल और अफगानिस्तान तक मुगलों का झंडा लहरा दिया। ठीक है, ये था आप इसकी विस्तारवादी नीति यानी एक्सपेंशन करने की, अपने साम्राज्य को विस्तार करने की। दूसरा था धार्मिक नीति यानी रिलीजियस पॉलिसी। क्या थी, तो ये बहुत कट्टर था। ठीक है, औरंगजेब ने कट्टर इस्लाम नीतियां अपनाई। क्या की, कट्टर वाली इस्लाम नीतियां अपनाई। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है। ठीक है, औरंगजेब ने कट्टर इस्लामी नीतियां को अपनाई थी। इन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा। क्या किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदू टेम्पल्स को तोड़ दिया।
जजिया कर यानी जो जजिया टैक्स जिसको अकबर ने खत्म कर दिया था, वो सारे टैक्स को फिर से इसने लागू कर दिया और धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस को कम कर दिया, समझे। अब इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होने लगी। उसने दरबार में, और नहीं तो ये इतना पागल था कि उसने दरबार ने संगीत और नृत्य यानी डांस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका औरंगजेब की धार्मिक नीति, समझ में आया। तो औरंगजेब ने कट्टर इस्लामी नीति फॉलो अपनाई। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और जजिया टैक्स को फिर से लागू किया। सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि उसने अपने दरबार में संगीत और नृत्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सोचिए कि एक आपका बादशाह है जिसको संगीत ही नहीं पसंद। ठीक है, तीसरा आता है प्रशासनिक सुधार। ठीक है, प्रशासनिक सुधार उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो औरंगजेब ने सादगी को बढ़ावा दिया। क्या दिया, सादगी को बढ़ावा दिया, यानी सिंप्लिसिटी को बढ़ावा दिया। ठीक है, सादगी को बढ़ावा दिया। दरबार में भ्रष्टाचार करप्शन कम करने के लिए कड़े नियम उसने लागू कर दिया और उसने सरकारी खर्चों यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कटौती की। ठीक है, सरकारी खर्चों में कटौती की। ठीक है, तो ये था इसका प्रशासनिक सुधार, समझे। इसने सादगी को बढ़ावा दिया, दरबार में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कड़े कड़े नियम बनाए और सरकारी खर्चों की कटौती की, यानी फिजूल खर्ची इन्हें पसंद नहीं था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा हम पढ़ते हैं विजय अभियान। क्या पढ़ते हैं, विजय अभियान यानी मिलिट्री कंपेनियन। ठीक है, विजय अभियान क्या था, तो उसने 25 वर्ष तक दक्षिण भारत यानी डेक्कन में अभियान चलाया। क्या चलाया, 25 वर्ष तक डेक्कन यानी दक्षिण भारत में अभियान चलाया। मराठा नेता शिवाजी से लंबे समय तक संघर्ष किया, लंबे समय तक मराठा से लड़ाई किया। 1689 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र संभाजी, ठीक है, शिवाजी के पुत्र जो संभाजी को बंदी बनाकर मौत की सजा दे दी, समझे। तो ये इसका विजय अभियान था। क्या था, इन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष तक दक्षिण भारत यानी डेक्कन में युद्ध लड़ते ही बिता दिए, समझे। 25 वर्ष ये दक्षिण भारत में युद्ध लड़ा। मराठा नेता जो शिवाजी था उससे इनकी लंबी लड़ाई चली। ठीक है, और 1689 ईस्वी में शिवाजी का जो पुत्र था संभाजी, ठीक है, को बंदी बना करके मौत की सजा दे दी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, समझे, बहुत बड़ी घटना थी ये था इसका विजय अभियान। अब आते हैं साहित्य और कला के बारे में। तो साहित्य और कला को तो कम पसंद करता था ना। औरंगजेब के शासन काल में वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर और कला यानी आर्ट का विकास कम हुआ। क्या हुआ, कम हुआ। उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे सांस्कृतिक गतिविधियों में कमी आई। क्या हुई, सांस्कृतिक गतिविधियों में कमी आई। उसने कुरान की कई पंक्तियों को खुद अपने हाथों से लिखी थी। कई सारी कुरान की पंक्तियों को अपने हाथों से इन्होंने लिखना चालू कर दिया। ठीक है बच्चों, कि ये थे इसके साहित्य और कला की रुचि के बारे में कि कितना वो। तो इसका क्या था, शाहजहां जो इसके पिता थे, उसके समय पे क्या था, कला और वास्तुकला चरम सीमा पे थी। वहीं औरंगजेब के शासनकाल में वास्तुकला और कला आपका विकास थोड़ा कम हुआ। संगीत पर इसने प्रतिबंध लगा दिए थे, सांस्कृतिक गतिविधियों में कमी आई। लेकिन एक दिलचस्प बात यह हुई कि इसने कुरान को कई पंक्तियों को खुद अपने हाथों से लिखी। ये दिखाता है कि धार्मिक रूप से कितना समर्पित था। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम लोग इनके अंतिम दिन के बारे में। ठीक है, बहुत आज कर लिए थे ये। अब इनका अंतिम दिन भी आने वाला था। पापों का घड़ा इनका भर गया था ना, तो इनके अंतिम दिन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब ने अंतिम वर्ष जो था दक्षिण भारत यानी डेक्कन में ये संघर्ष करते हुए बिताए। ठीक है, वो 25 साल वहीं लड़ ही रहा था। 3 मार्च 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु अहमदनगर में हुई। कहाँ हुई, अहमदनगर में हुई। उसे महाराष्ट्र के खुलदाबाद, ठीक है, खुलदाबाद में दफनाया गया। महाराष्ट्र के खुलदाबाद में दफनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, समझे। यहाँ से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे ढह गया, क्योंकि ये खुद ही पागल था। ठीक है, इसलिए सारी चीजें, इतना सारा चीजें की है, जजिया टैक्स को फिर से लागू कर दिया, कई सारी चीजें, रिलीजियस इंटॉलरेंस हो गया। इसके बाद से अब जो धीरे और भी इसके जो उत्तराधिकारी आया उसको संभाल नहीं पाया और वो मुगल एम्पायर गिरने लगा। ठीक है, तो इनके अंतिम दिन औरंगजेब ने अपने जीवन के आखिरी साल भी दक्षिण भारत में युद्ध लड़ते ही बिताए थे। ठीक है, तो 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें महाराष्ट्र के खुलदाबाद में दफना दिया गया, समझे। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था उनका पतन शुरू हो गया, यानी कि एक युग का अंत हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा औरंगजेब के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए संक्षेप में देख लेते हैं इनके बारे में। तो कट्टर इस्लामिया नीति इन्होंने लाई। ठीक है, दक्षिण भारत में विस्तार किया 25 साल तक। ठीक है, जजिया कर को पुनः आरंभ किया। संगीत और कला को प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया इसी के शासनकाल के बाद। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो ये था आपका औरंगजेब।
एक ऐसा शासक जो अपनी धार्मिक नीतियों के लिए जाना जाता है और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है और अपनी सादगी और कई सारे जो कड़े नियमों के लिए भी जाना जाता है। उसका शासनकाल जो था वो मुगल इतिहास का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल अध्याय था। समझे कि ये बहुत हार्ड फैक्ट्स है और बहुत से लोग इसके दुश्मन भी बन गए थे क्योंकि इसने गलत गलत तरीके से गलत गलत नीतियों को लाया था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको औरंगजेब की ये कहानियां जो थी वो अच्छे से समझ में आई होगी और कुछ नई चीजें आपने सीखा होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसके शॉर्ट्स नोट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट्स नोट्स के बारे में इसके पढ़ते हैं शॉर्ट्स नोट भी क्या है। तो इनका जन्म जो था 3 नवंबर 1618 में दाहोद में गुजरात में हुआ। सिंहासन रोहर इनका 1658 ईस्वी में दिल्ली में। मुख्य अभियान मेजर कैंपेनियन जो था दक्षिण भारत में विस्तार हुआ। मराठा और बीजापुर गोलकुंडा पर आक्रमण किया। धार्मिक नीतियां इसके जजिया कर मंदिर तोड़ने की नीति, ये सारी चीजें इसके धार्मिक नीति। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसको प्रशासनिक सुधार इसलिए क्या किया तो सादगी जीवन, भ्रष्टाचार की कमी इसमें। ठीक है, सादगी जीवन, भ्रष्टाचार की कमी और सरकारी खर्चों में कटौती। क्या होगा सरकारी खर्चों में कटौती। ठीक है, अंतिम दिन इसका 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में खुलदाबाद में दफन हुआ। और विरासत में इसमें क्या मुगल का पतन हो गया और कट्टर इस्लामी नीतियां आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खास करके डीएलएड के सभी स्टूडेंट को, और डीपी पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग अब पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अभी आपकी क्लास एंड नहीं हुई, अभी लंबी क्लास, अभी तो 17-18 मिनट हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए फिर अब हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लग गई है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब ये वाला टॉपिक। तो जरा आप लोग सोचिए कि एक ऐसा साम्राज्य जो था जो भारत की सबसे बड़ी सुपर पावर था, समझे, बहुत बड़ा सुपर पावर था जिसने ताजमहल जैसा अजूबे बनाए, लेकिन फिर अचानक से वो बिखरने लगा। समझे, जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन की, कैसे एक इतना बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया, समझे, और फिर खत्म हो गया। तो तैयार हो जाइए, ठीक है, इस क्लास के लिए। तो डाउनफॉल की शुरुआत कब और कैसे हुई। ठीक है, जी हाँ, तो इनका जो डाउनफॉल था यानी जो पतन था उसकी शुरुआत कैसे हुई, एक बड़ा नाम से। बड़ा नाम कौन था, औरंगजेब। जी हाँ, वही औरंगजेब जिनकी बात हमने पिछली अभी क्लासेस में की थी। ठीक है, तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का पतन, जी हाँ, मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की मृत्यु यानी डेथ 1707 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। ठीक है, यह पतन 1857 ईस्वी में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पराजय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना तक जारी रहा। ठीक है, तो यह पतन जो था वो आपका अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जाफर की पराजय यानी डिफीट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना तक जारी रहा। ठीक है बच्चों, समझे कि नहीं। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और ये पतन चलता रहा पूरे आपका कितना, आपका लगभग 150 साल तक। समझे, 150 साल तक इसका पतन चलने लगा, 1707 से 1857 तक। ठीक है, 1857 तक अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर की हार नहीं हो गई और यहीं से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज पूरी तरह से स्थापित हो गया। ठीक है, यानी 1707 से 1857 तक, कहां से 1707 से आपका 1857 तक मुगलों का ग्राफ सिर्फ नीचे ही आता रहा। समझे, ग्राफ जो था मुगलों का वो सीधे नीचे ही आ रहा था, धीरे 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 धीरे। लेकिन क्यों, इसकी वजह क्या थी, तो चलिए अब हम इसकी वजह जो देखते हैं, इनके पतन के 8 कारण देखते हैं। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या कहते हैं, क्या क्या कॉज थे। तो पहला था धार्मिक असहिष्णुता। ठीक है, यानी रिलीजियस इंटॉलरेंस। ठीक है, रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब हिंदू मुस्लिम के प्रति आपका हेट। ठीक है, तो धार्मिक वाले में देखते हैं, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियां जो थी, स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी, जैसे जजिया कर को पुनः लागू होना। ठीक है, हिंदू मंदिरों पर को तोड़ना, डिस्ट्रक्शन करना और धार्मिक स्वतंत्रता यानी रिलीजियस फ्रीडम की कमी। इससे क्या हुआ, इससे आपका हिंदू, सिख, मराठा, राजपूत जैसे कई समूह मुगलों के खिलाफ हो गए। सारे जो गुट बन करके एक साथ पहले थे, बाकी शाहजहां के टाइम, अकबर के टाइम, तो सारे खिलाफ हो गए। हिंदू, सिख, मराठा, ये सारे गुट अलग अलग गुट बना करके मुगलों के खिलाफ हो गए। समझे बच्चों,
तो इनका जो पतन का कारण था वो केवल एक ही कारण नहीं था, कई सारे कारण थे। पहला था इसमें जो महत्वपूर्ण था वो धार्मिक वाला था, ठीक है, यानी रिलीजियस इंटॉलरेंस। सबसे बड़ा विलन था औरंगजेब, कट्टर धार्मिक नीतियों वाला, ठीक है, जैसे जजिया कर फिर से लागू उसने कर दिया, हिंदू मंदिर को तोड़ना, ठीक है। नतीजा क्या हुआ, हिंदू, सिख, मराठा और राजपूत जैसे कई ताकतवर समूह जो थे मुगलों के खिलाफ हो गए। सोचिए, जब आपके सामने आपके अपने लोग खिलाफ हो जाएं तो साम्राज्य कैसे आपका चलेगा, ठीक है बच्चों। दूसरा तो क्या था, दूसरे पे अब हम आते हैं, समझ में आया ना। दूसरा है क्षेत्रीय विद्रोह। क्या है, क्षेत्रीय विद्रोह यानी रीजनल रेबिलियंस, ठीक है। अब क्षेत्र में ही कई सारे विद्रोह होने लगे, जैसे मराठों, जाटों, सिख, राजपूत, बंगाल और हैदराबाद में विद्रोह होने लगा। हर जहां विद्रोह होने लगा। मराठा नेता शिवाजी ने मुगलों को बड़ी कड़ी चुनौती दी, ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को कड़ी चुनौतियां दी। पंजाब में सिख ने गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में संघर्ष किया, ठीक है। तो पंजाब में सिख जो थे गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में संघर्ष किया। ये था इनका क्षेत्रीय विद्रोह। तो जब केंद्र कमजोर होता है तो छोटे खिलाड़ी सिर उठाने लगते हैं, समझे। तो कौन कौन, जैसे मराठा हो गए, जाट हो गए, सिख हो गए, राजपूत हो गए। बंगाल और हैदराबाद में विद्रोह शुरू हो गया धीरे धीरे, ठीक है। इसमें हीरो कौन बना, मराठा के नेता जो थे शिवाजी। शिवाजी ने मुगलों को नाक में दम कर दिया था, समझे। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने भी जबरदस्त संघर्ष किया इसमें। तो क्षेत्रीय विद्रोह होने लगा हर जहां से। तीसरा क्या था, अत्यधिक विस्तार यानी ओवर एक्सपेंशन। अब इसने क्या किया था, औरंगजेब ने इतना ज्यादा कब्जा कर लिया था कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो थी वो कमजोर होने लगी, क्योंकि कोई और उसका उत्तराधिकारी उसको संभाल नहीं पाया, ठीक है। औरंगजेब ने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो कमजोर पड़ गया। क्या होगा, कमजोर पड़ गया। दक्षिण भारत यानी डेक्कन में 25 वर्ष तक युद्ध चलाने की से साम्राज्य की आर्थिक स्थिति जो थी वो भी बिगड़ गई। 25 साल तक वो युद्ध किया डेक्कन में, दक्षिण भारत में, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी कमजोर हो गई, बिगड़ गई। तो औरंगजेब ने जो साम्राज्य को इतना फैला दिया था कि उसने संभालना बहुत मुश्किल हो गया। समस्या क्या हुई, प्रशासनिक नियंत्रण ढीला पड़ने लगा, ठीक है, नियंत्रण नहीं कर पाया, कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। आर्थिक बोझ भी हो गया बोझ, क्योंकि 25 साल से दक्षिण भारत में युद्ध लड़ने से खजाना ही खाली हो गया इसका, पैसा पानी की तरह बह गया, ठीक है। ये सारे क्या थे, अत्यधिक विस्तार वाला कारण था उसके पतन का। चौथा हम देखते हैं कमजोर उत्तराधिकारी, ठीक है। अब कमजोर उत्तराधिकारी भी आ गया, वीक सक्सेसर। अब औरंगजेब के बाद उसके उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर, जैसे बहादुर शाह जाफर, जहांदार शाह, फारूक सियार, ठीक है, फारूक सियार आपका, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह कमजोर साबित हुए। ये सारे जो शासक थे, जो उत्तराधिकारी थे, ये सारे कमजोर शासक साबित हो गए, ठीक है। ये शासकों ने में नेतृत्व की कमी यानी लैक ऑफ लीडरशिप और राजनीतिक निपुणता यानी पॉलिटिकल स्किल्स की कमी थी, ठीक है। ये सारी चीजें इनकी कमजोर शासक की निशानियां थी। तो औरंगजेब के बाद जो बादशाह हैं वो किसी भी काम में के नहीं थे, ठीक है। जैसे बहादुर शाह हो गए, जहांदार शाह हो गए, ठीक है, मोहम्मद शाह हो गए, ये सारे लोग कमजोर कड़ी साबित हुए हैं। इनमें लीडरशिप और राजनीतिक समझ की भारी कमी थी, ठीक है। लीडरशिप की भी कमी थी, ठीक है, लीडरशिप की और राजनीतिक समझ भी इनकी कमी थी। तो जब कप्तान ही कमजोर हो गया तो टीम कैसी रहेगी, तो सारी चीजें डहने लगी, ठीक है। पांचवा था आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगा। अब 25 साल तक वहां लड़ा है युद्ध, तो भाई सारी चीजें उसके आने लगी, ऊपर से टैक्स, भारी कर वगैरह, करप्शन, ठीक है। तो लंबे युद्ध, महंगे अभियानों और बढ़ते खर्चों के कारण साम्राज्य का अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कमजोर हो गई। भारी टैक्स, भारी कर और भ्रष्टाचार ने व्यापार और कृषि को भी प्रभावित कर दिया। इतना सारा टैक्स लगने लगा, करप्शन होने लगा, जिससे कृषि और व्यापारी दोनों प्रभावित होने लगे, समझे बच्चों। तो ये था इसका आर्थिक संकट। क्या हुआ, लंबे युद्ध, महंगे अभियानों और बढ़ते हुए खर्चों से मुगल अर्थव्यवस्था कमजोर की कमर टूट गई। जनता पर असर जो था वो भारी कर और भ्रष्टाचार ने व्यापार और खेती किसान को बर्बाद कर दिया। लोग गरीब होते गए और साम्राज्य भी, ठीक है, साम्राज्य भी लुट गया पूरा एकदम। फिर छठा आता है आपका विदेशी आक्रमण। अब विदेशी भी आक्रमण होने लगे, ठीक है। उधर से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भी आने लगी, ठीक है। तो नादिर शाह जो थे, नादिर शाह का आक्रमण 1739 और दिल्ली की लूट, जिसमें मयूर सिंहासन जो उसने चोरी कर लिया था, और कोहिनूर हीरा डायमंड लूटे गए, ठीक है, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटे गए। अहमद शाह
अब्दाली के कई आक्रमण, जिससे साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई। समझे, साम्राज्य की इन सब चीजों से शक्ति जो थी वो कमजोर हो गई। तो जैसे बच्चों नादिर शाह जो था 1739 ईस्वी में दिल्ली को लूटा। क्या किया इन्होंने, नादिर शाह ने दिल्ली को ही लूट लिया, मयूर सिंहासन और हमारा जो कीमती कोहिनूर हीरा भी ले गया। ये मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। क्या था, बहुत बड़ा झटका था ये जो मयूर सिंहासन ले गया और कोहिनूर हीरा ले गया, ठीक है, और दिल्ली को लूट लिया। अहमद शाह अब्दाली, इसके भी कई आक्रमण हुए, इन्होंने भी कई आक्रमण किया, जिन्होंने बची कुछ मुगल शक्तियों को भी खत्म कर दिया। समझे, ये सारी जो शक्तियां बची हुई थी वो भी कमजोर होने लगी। सातवां आता है व्यापार में गिरावट। अब इतना ज्यादा टैक्स लगने लगा, कर लगने लगा, ऊपर से युद्ध होने लगा, तो इतने सारे चीजों में व्यापार तो और ही डाउन हो गया। तो यूरोपियन व्यापारी यानी यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे कि बढ़ता दबदबा, ठीक है, उन लोगों का जो दबदबा था वो बढ़ता गया। विशेषकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को भारत में व्यापार पर निमंत्रण मिला। उससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार यानी इंडियन ट्रेड्स और समुद्री मार्ग यानी सी रोड्स पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या था, जब मुगल कमजोर पड़ रहे थे तो क्या हुआ, यूरोपियन व्यापारी खासकर जो अंग्रेज थे और फ्रांसिस के जो थे फ्रांस वाले, भारत में अपना दबदबा बढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, भारत में अपना दबदबा बढ़ा रहे थे। अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार और समुद्री रास्तों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। क्या किया, जो भारतीय व्यापार था यानी इंटर ट्रेड्स और समुद्री रास्ते जो थे उन सभी चीजों पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और अब पैसा उनके पास जा रहा था, उनका पैसा सारा जा रहा था, मुगलों के पास कुछ नहीं था। ठीक है, तो इनके व्यापार में भारी गिरावट आने लगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आठवां, प्रशासनिक कमजोरियां। अब प्रशासनिक भी कमजोरियां आने लगी। ठीक है, प्रशासनिक कमजोरी में प्रशासनिक ढांचे यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में भ्रष्टाचार और अकुशलता यानी इन एफिशिएंसी बढ़ गई। सूबेदार जो थे और सामंत जो थे स्वतंत्र हो गए। क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, उनको छूट मिल गई और केंद्र से बगावत करने लगे। समझे, केंद्र ही से लड़ने लगे, अपने ही में लड़ने लगे इन्होंने। ठीक है, तो जो इनकी प्रशासनिक कमजोरी थी, अंदरूनी तौर पर भी मुगलों का सिस्टम खोखला हो चुका था। समझे, तो अंदर से पूरा खोखला हो गया था। समस्या क्या थी इसमें, भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ गई थी। ठीक है, नतीजा क्या हुआ, सूबेदार जो गवर्नर वो लोग रहते थे और सामंत यानी नोबल्स आजाद होने लगे। ठीक है, आजाद होने लगे, गद्दारी करने लगे और केंद्र सरकार की बात मानना बंद कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये था आपका प्रशासनिक कमजोरियां। अंतिम मुगल शासक यानी लास्ट मुगल शासक के बारे में आप देखते हैं। ठीक है, ये 8 आपकी क्या थे, 8 आपके कारण थे क्यों आपका पतन हुआ। पहला क्या था, पहला आपका क्या था, पहला था धार्मिक वाला। ठीक है, दूसरा था आपका क्षेत्रीय विद्रोह, तीसरा था अत्यधिक विस्तार और चौथा आपका कमजोर उत्तराधिकारी, पांचवा आपका आर्थिक संकट, छठा आपका विदेशी आक्रमण और सातवां आपका व्यापार में गिरावट, आठवां आपका प्रशासनिक कमजोरी। समझे, 8 पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब अगर आप क्वेश्चन आएगा कि क्यों कैसे अंत हुआ मुगल शासन का, ठीक है, क्यों अंत हुआ, क्या कारण थे, तो आप लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे बच्चों, लिख लोगे ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अंतिम शासक मुगल शासक। तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जाफर था। कौन था, बहादुर शाह जाफर था, जिसने 1857 के विद्रोह यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। क्या कर दिया, अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और रंगून में निर्वासित कर दिया। समझे, निर्वासित कर दिया, समझे कि नहीं बच्चों। तो अब ये कहानी का बेचारे का अंत हो गया, अंत हुआ बहादुर शाह जाफर के साथ। ठीक है, कौन थे, ये अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जाफर। 1857 के विद्रोह में, 1857 के महान विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया। क्या कर लिया, बंदी बना लिया और ठीक है, तो निर्वासन ने मतलब उन्हें रंगून यानी आज के म्यांमार जो थे उसमें निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 में, ठीक है, 7 नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई, मृत्यु हो गई, अंत में उनकी मृत्यु के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का नॉमिनेशन मिट गया। ठीक है, मतलब वो मिट गया मुगल साम्राज्य। समझे, देखो 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जाफर की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य का अंत हो गया। क्या हो गया, अंत हो गया मुगल साम्राज्य। समझे बच्चों, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। और अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट्स इसके बारे में देख लेते हैं। तो कट्टर धार्मिक नीतियां, क्षेत्रीय विद्रोह, कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक संकट और विदेशी आक्रमण और प्रशासनिक कमजोरी। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या थी, वजह थी जिसकी वजह से उनका पतन हुआ। ठीक है, समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम चैनल हम लोग को ज्वाइन कर लिए, DLED_पाठशाला।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक दूसरे को कॉलेज ग्रुप में भी भेज दें। तो कैसी लगी आपको अभी की तक की क्लासेस? अच्छी लगी ना? समझ में आया? अच्छे से कहानी के रूप में अच्छे से समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि अंग्रेज जो आ गए, ठीक है। तो अंग्रेजों का उत्कर्ष क्या था? अंग्रेजों का उत्कर्ष यानी राइज ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रारंभिक प्रभाव, तो अंग्रेजों देते हैं, अंग्रेजों का राइज हुआ, क्या हुआ? खाली कुर्सी पर कौन बैठेगा? अब ये कुर्सी तो खाली हो गई, साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। तो जब मुगल साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया तो एक नई शक्ति का सूर्योदय हो रहा था। कौन सी वो शक्ति? ब्रिटिश साम्राज्य। कौन सी? ब्रिटिश साम्राज्य बच्चों, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी के मध्य तक अंग्रेजों को भारत में गहरा प्रभाव यानी डीप इन्फ्लुएंस स्थापित हो चुका था, समझे। भारत में गहरा प्रभाव डालने लगे थे अंग्रेजों ने। 1857 ईस्वी की क्रांति यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 का दमन करने के बाद ब्रिटिश शासन जो था, ब्रिटिश रूल, ये भारतीय राजनीति में सीधा नियंत्रण यानी डायरेक्ट कंट्रोल पा लिया, ठीक है। मुगल साम्राज्य बहादुर शाह द्वितीय को बंदी यानी कैप्चर बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश एम्पायर का पूर्ण स्थापना हो गई, समझे बच्चों। तो ये थे प्रारंभिक प्रभाव। क्या थे आपके प्रारंभिक प्रभाव? आइए हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जब आपको 19वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों का भारत पर गहरा प्रभाव स्थापित हो गया था, ठीक है। 19 शताब्दी आते ही आते उसका क्या हुआ? अंग्रेजों का भारत पर प्रभाव हो गया, गहरा प्रभाव। 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश शासन ने भारत पर सीधा नियंत्रण पा लिया, उस समय बहादुर शाह जाफर को रंगून भेज दिया गया, ठीक है। भारत में पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई इस समय। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पहला दो हम लोग पढ़ लिए थे ना, अब हम पढ़ते हैं तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये आपका हुआ कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, ठीक है। कौन कौन से पक्ष में हुआ? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा एम्पायर भी, जिसमें मराठा एम्पायर भी, साम्राज्य भी, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? मराठों की हार हो गई, डिफीट ऑफ मराठास, जिसमें भारत में मुगल के बाद मराठों का प्रभाव इन्फ्लुएंस भी कमजोर कर दिया। अब भारत में जब मुगल खत्म हो गए तो धीरे धीरे जो ये थे, क्या बोलते हैं, आपके मराठा लोग थे, उनका भी इन्फ्लुएंस जो था वो कमजोर पड़ने लगा और धीरे धीरे अंग्रेज उसमें राज करने लगे, ठीक है। तो ये क्या था? मराठों का ये क्या था? मराठों का टर्निंग पॉइंट था। कैसे? तो दोस्तों, मुगलों के पतन के साथ साथ एक और बड़ी शक्ति का पतन हो गया, यानी मराठा साम्राज्य भी कमजोर पड़ रहा था उस समय। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? पानीपत का तीसरे युद्ध का, समझे, थर्ड वॉर बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो कब हुआ? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान से आया था। कहां से आया था? अफगानिस्तान से आया था, ठीक है, अफगानिस्तान से आया था बच्चों, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे मराठा के साम्राज्य थे, ठीक है। नतीजा क्या हुआ? मराठों की बुरी तरीके से हार हो गई। इसमें भारत के मुगलों के बाद मराठों का भी प्रभाव में बहुत कमजोरी हो गई, ठीक है, पतन होने लगा, कमजोर होने लगे। अब आप पूछोगे कि मराठा लोगों ने हारा कैसे? वो जो रीजन वो वॉर हुआ, बैटल हुआ, उसमें मराठों की हार कैसी हुई, ठीक है। तो मराठों की हार के कारण के बारे में अब हम पढ़ते हैं। रीजन फॉर मराठों के डिफीट। तो रणनीतिक चूक, ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई, ठीक है। क्या हुई? मराठों ने अपने पारंपरिक छापामार युद्ध पद्धति छोड़कर खुले मैदान में युद्ध किया, जिसमें वह अनुभवहीन थे, समझे, यानी कि उनको एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने अपने पारंपरिक जो छापामार युद्ध छोड़कर उन्होंने क्या किया? खुले मैदान में लड़ाई करने लगे। क्या करने लगे? खुले मैदान में लड़ाई करने लगे, जिसमें वे कमजोर थे। क्या थे? कमजोर थे, ठीक है। दूसरा क्या था? संचार और आपूर्ति। क्या था? कम्युनिकेशन और सप्लाई। तो लंबे दूरी से सेना लाने के कारण उनकी आपूर्ति यानी सप्लाई कमजोर होने लगी, ठीक है। तो दूर से सेना लाने के कारण उनके पास जो रसद की कमी हो गई, समझे, कई सारी चीजों की उनकी सप्लाई की कमी होने लगी। तीसरा आता है सामरिक चूक यानी टैक्टिकल एरर। क्या था टैक्टिकल एरर? मराठा सेना के नेतृत्व कमजोर था, समझो, मराठा सेना का जो नेतृत्व था, जो कंट्रोल करता था, वो कमजोर था। और उचित योजना यानी प्रॉपर प्लानिंग की भी कमी थी। क्या थी? प्रॉपर प्लानिंग की कमी थी। लीडरशिप इनका कमजोर था और कोई सही प्लान इनका नहीं था, ठीक है। चौथा क्या था? सहयोग की कमी। इनको सहयोग ही कम दिया गया, लैक ऑफ एलाइज, इनके सहयोगी ही कम थे। तो राजपूतों, जाट और सिख का सहयोग नहीं मिल सका, इन सब में आपस में लड़ाई होने लगी।
ये सारे सपोर्ट करना बंद कर दिए थे। ठीक है, उच्च हानि यानी हैवी लॉस क्या हुआ, मराठों के कई वरिष्ठ सैनिक और पेशवा युद्ध में मारे गए। समझे, कई सारे जो सैनिक थे, बड़े बड़े सैनिक और पेशवा लोग युद्ध में मारे गए। समझे, इस युद्ध से भारत को एक पावर वैक्यूम बना दिया गया, जिसे अंग्रेजों ने बखूबी भरा। समझे बच्चों, ये था आपका क्यों आपका राजपूतों का मराठों का अंत हो गया, क्यों हार गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। क्या पढ़ते हैं? महत्वपूर्ण तथ्य। चलो देख लेते हैं। तो जहांगीर ने कंधार, मेवाड़ और अहमदनगर और कंगाड़ा पर विजय प्राप्त की। जहांगीर ने इन जगह पे विजय प्राप्त की थी। इबादत खाना का निर्माण जो था अकबर ने कराया था। कहाँ, किसने कराया था? अकबर ने कराया था। जीटी रोड यानी ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है पूरा अभी तक। भारत का प्रथम आक्रमण जो था, फर्स्ट इन्वेंशन, नादिर शाह ने किया था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1763 ईस्वी में पारित हुआ। समझे बच्चों, तो ये था आपका कुछ प्रमुख तथ्य। समझे, चलो अब हम लोग रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं अभी तक का जो जितना हमने पढ़ लिया। आशा करता हूँ आज को समझ में आया होगा सारी चीजें। अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण होने लगा, कंट्रोल करने लगे। बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी और मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, मराठों की बड़ी हार हुई। इसमें मराठा हार के 5 मुख्य कारण थे: रणनीति, आपूर्ति, नेतृत्व, सहयोग और हानि। ठीक है, जहांगीर, अकबर, शेरशाह और नादिर शाह से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1763 में पारित हुआ। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? तो ये था आपके पहला चैप्टर। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आज हमारी थी सामाजिक विज्ञान की क्लास 5। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, मुगल साम्राज्य का। ठीक है, तो ये था आपकी मुगल साम्राज्य के पतन की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये मजेदार लगी होगी और कुछ नया चीज आपने सीखा होगा। इतिहास सिर्फ तारीख से याद करना नहीं है, बल्कि आपको समझना है कि कैसे घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। समझे बच्चों? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें, दोस्तों को शेयर करें और खास करके डीएलएड बीटीएस वाले स्टूडेंट को एक दूसरे को शेयर करें। और हमारा डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम हर ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।